चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को फटाफट से। एक सेकंड रुकिए। ओके, तो आज हमारा नया चैप्टर है और कोई कुछ बोल रहा है क्या? अमन चुप हो जाइए। चलिए एटम पर बात करनी स्टार्ट करते हैं। एटम इज आवर न्यू चैप्टर, दिस इज लेक्चर नंबर 1। और देखो सिंस ये ऐसी चीज है जो केमिस्ट्री में वैसे पढ़ते हो, ठीक है। बाकी इसमें आपने जैसे स्टार्ट करो तो कहाँ से पढ़ते हो? पुडिंग वाला मॉडल होता है ना? जे थॉमसन का होता है कि हाँ। फिर आप रदरफोर्ड पर आते हो, फिर आप ऐसे चलते चलते बोहर पर आते हो। तो अपन वो सब चीजें अभी नहीं करते। रदरफोर्ड के जो ड्रॉबैक्स हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बोहर है, ठीक है। तो आज हम बोहर एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम करेंगे, ओके। एंड ये क्योंकि ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड पे बेस्ड है, इसलिए एक बार रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स अपन डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी गुंजन, काम की बात नहीं होनी चाहिए। मैम मैंने बताया था ना आपको कैसे पढ़ाना है इस चैप्टर को। कैसे? हाँ अच्छा अच्छा, आई रिमेम्बर दैट। बताऊंगी वो न्यूक्लियर में, बताऊंगी वो न्यूक्लियर सिखाऊंगी तुमको मैं। भाई तू ही पढ़ा दे। अरे उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि उसको सीखना है, जो मुझे भी नहीं आता, पर मैं सबको सिखाऊंगी बॉम्ब बनाना। ठीक है, चलिए। तो आज 18 तारीख है, आई होप आप याद रखेंगे, एक महीने बाद कुछ है। यस मैम, आपका बर्थडे। याद रखिएगा कुछ। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए आज हमारे लिए सबसे मतलब देखो, वेटेज वगैरह तो हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, डिस्कस कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है ज्यादा। एटम, न्यूक्लियर और आपके सेमीकंडक्टर से 3 से 4 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो एक अच्छी एक्सरसाइज है, ज्यादा इसमें एफर्ट लगाना नहीं है। कुछ कुछ चीजें अगर आप खाली याद भी रख लोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। फिलहाल लेट्स स्टार्ट विद द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। आप लोगों ने अगर पढ़ रखा है तो आप बताना चाहोगे कि क्या क्या ड्रॉबैक्स थे भाई के? सॉरी भाई नहीं, रदरफोर्ड साहब के। ही इज नॉट आवर भाई। बताइए क्या क्या गलतियां हो गई इनसे मैम और क्या इलेक्ट्रॉन जो क्या? ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, तो मैम इन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं करा था कि अगर वो ऑर्बिट पे घूमते रहेंगे तो वो स्टेबल कैसे होंगे। तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स घूमने नहीं चाहिए आपके अकॉर्डिंग? मैम ये नहीं मैम, बताना चाहिए कि जो ऑर्बिट्स है मैम उसकी एक एनर्जी है जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो स्पाइरल बन के एक पॉइंट आएगा कि वो न्यूक्लियस के अंदर ही फॉल हो जाएंगे। मैम ये सवाल जब इनसे पूछा गया तो इसे ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो बेसिकली आप लोगों के कहने का मतलब है कि ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को डिफाइन नहीं कर पाए, और इसके Yes, पीछे ma'am. का जो रीजन था वो ये था कि इन्होंने बोला ये न्यूक्लियस है और ये आपका बाकी सारा एरिया है, ठीक है। एक मिनट, ये एटम है। इन्होंने बहुत सही चीज प्रिडिक्ट की थी, न्यूक्लियस इससे पहले किसी को नहीं पता था, बट ही सेड कि यहाँ पे न्यूक्लियस है। और बहुत सही इन्होंने प्रिडिक्शंस दी थी, बहुत सही बातें की थी, ठीक है। तो इनकी जो थ्योरी थी उसके हिसाब से न्यूक्लियाई में जब आप मतलब जो सेंटर पॉइंट है, बिल्कुल ऐसे समझो कि सारा का सारा मास जो है वो एक पेन की निप पे है। पेन समझते हो ना, जैसे आप लिखते हो, तो इसकी निप पे सारा मास कंसेंट्रेटेड है और पूरा रूम आपका जो है ना वो एटम है। तो न्यूक्लियाई इतना छोटा और इतना कंसेंट्रेटेड एक एंटिटी है। तो इन्होंने क्या बोला था कि जब इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है तो वो घूमते घूमते एक पॉइंट पे क्या करेगा, इस तरीके से कोलैप्स कर जाएगा। तो ये जो कोलैप्स वाली चीज थी इसको ये डिफाइन नहीं कर पाए थे। अगर ये कोलैप्स कर गया तो फिर स्टेबल ही कहाँ हुआ? बट हम सब लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब एटम तो स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था जो ये डिफाइन नहीं कर पाए थे, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये थी। उसके बाद कुछ ही पर्टिकुलर इफेक्ट्स को डिफाइन नहीं कर पाए थे। ये नहीं बता पाए थे कि कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा क्यों बोल रहे हैं जबकि डिस्क्रीट होना चाहिए। मैम ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी तो नहीं बता पाए थे। यस, जो हमने देखो, ओके थोड़ी प्रैक्टिकल बातें कर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें करते हैं। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा हमको ऑब्जर्व होता है, बट इनकी थ्योरी के हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन कहीं से कहीं भी घूम सकता है। ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, तो मतलब एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। तो खैर ये सारी बातें थी जो इनके ड्रॉबैक्स थे, लेकिन इनकी बहुत यूजफुल चीजें भी थी जिनका यूज बोहर ने भी किया, ठीक है। तो बोहर की थ्योरी पे फटाफट आते हैं। बोहर की थ्योरी ने बात करी, हाँ जी इल्मस। मैम ये स्पेक्ट्रा क्या होता है? स्पेक्ट्रा मतलब स्पेक्ट्रम, जैसे कि आप किसी भी मैटर को, किसी भी
एलिमेंट को उसके स्पेक्ट्रा से ही पहचानते हो। स्पेक्ट्रम इज लाइक अ बारकोड जो फिक्स्ड है, एक एटम की पूरी डिटेल आपको दे देगा, मतलब स्पीशीज की पूरी डिटेल आपको दे देता है, ठीक है। यस हर मैम। एक सबका अपने कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम होता है। हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन का। तो आपके सामने कुछ 3 बातें लिखी हैं, बोहर की 3 बातें। अब हुआ क्या, जब बोहर साहब ने आके कहा कि लाइए हम डिफाइन करें, हम बताते हैं कि क्या हो रहा है, ऐसे हम बताते हैं वाली फील के साथ जब वो आए, तो उनसे पूछा गया कि भाई ये जो रदरफोर्ड साहब है ये कह रहे हैं कि हमसे मतलब इलेक्ट्रॉन जो है कोलैप्स करने वाली सिचुएशन बता रहे हैं ये। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। अब इन्होंने देखो बातें करी हैं, अब जरा इनकी बातें सुनते हैं। सबसे पहले इनके सामने जो समस्या थी वो ये कि स्टेबल ऑर्बिट्स पता होनी चाहिए, मतलब वरना स्टेबिलिटी ऑफ एटम ही डिफाइन नहीं हो रहा। तो इन्होंने कहा कि हर एटम में कुछ ना कुछ सर्कुलर स्टेबल ऑर्बिट्स होती हैं जिनमें ही सिर्फ आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन को रख सकते हो, ठीक है। इन्होंने कहा कि हर किसी ऑर्बिट में नहीं हो सकता इलेक्ट्रॉन, कुछ स्टेबल ऑर्बिट्स में ही आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा। बेटा इन्हीं स्टेबल ऑर्बिट्स को इन्होंने नाम दिया स्टेशनरी ऑर्बिट्स का। लोगों ने कहा कि चलो हम तुम्हारी ये बात मान लें कि कुछ ही जगह पे मिलने वाला है। एक बात बताओ, उन जगहों में उन ऑर्बिट्स पे भी तो वो इलेक्ट्रॉन घूमेगा। और आपको एक चीज शायद पता हो या ना पता हो, अभी ध्यान रखना कि कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड मोशन शो करता है, वैसे जिस बच्चे ने मुझसे ईएम वेव्स पढ़ा है उसको याद होगा या याद आ जाएगा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन मोशन करता है तो ईएम वेव्स का सोर्स बन जाता है। यानी कि एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल ईएम वेव एमिट कर रहा है, मतलब एनर्जी एमिट कर रहा है, ठीक है। इसी की वजह से कोलैप्स कर रहा था वो। तो यही पूछा गया कि भाई अगर एनर्जी एमिट हो रही है तो फिर कोलैप्स कर जाएगा वो, अभी भी तुम्हारी स्टेशनरी ऑर्बिट्स में भी। फिर उन्होंने कहा इधर सुनो, अब दूसरी बात करते हैं। पहली बात तो ये हो गई, अब आ जाओ दूसरी बात पे। उन्होंने कहा कि ये स्टेशनरी ऑर्बिट कोई आम ऑर्बिट नहीं है, इनकी भी खासियत है। और इनकी खासियत ये है कि इनके अंदर कोई भी एनर्जी लूज नहीं होगी, कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा, ठीक है। इनकी दूसरी खासियत है कि इनका जो एंगुलर मोमेंटम होगा दैट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। He said it। ठीक, लोगों ने कहा अच्छा ठीक है चलो। फिर इन्होंने कहा कि सुनो, ये जो तुम्हें डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा मिला ना, ये इसी स्टेशनरी स्पेशल ऑर्बिट की वजह से मिला, क्योंकि अब तुम्हारी हर जगह इलेक्ट्रॉन ना पाए जाने की वजह से एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट के बीच एक सर्टेन एनर्जी गैप है, जिसको या तो तुम प्रोवाइड कर दो तो इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर पे चला जाएगा, या तुम उससे छीन लो तो हायर से लोअर पर आ जाएगा। दिस इज व्हाट ही सेड, ठीक है, कि रेडिएशन विल बी एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम हायर टू लोअर, और मतलब लोअर टू हायर भी जा सकता है। और उसके जाने का जो सिचुएशन है, जो सीन है, वो सिर्फ इतना ही है कि भाई आप वो एनर्जी गैप पूरा करा दो। आपने ये वाला एक्सप्रेशन भी पढ़ रखा होगा आई गेस, हाँ ओके। हाँ जी साक्षी। मैम ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π मतलब इसका मतलब होता है कि जो भी एंगुलर मोमेंटम आएगा ना, जिसको आप mdr बोलते हो, दैट इज nh/2π। ये वाली चीज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π का मतलब ये होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 इसके सब में आएगा। इसी को बेटा बोहर क्वांटाइजेशन रूल भी बोलते हैं, आप इस नाम से भी इसको मतलब देख सकते हो, पढ़ सकते हो। बोहर क्वांटाइजेशन रूल, यस। हाँ जी बोलो बेटा। मैम h is Planck constant ना? यस, h is Planck constant। मैम ये जो फॉर्मूला लिखा है वो किस चीज का, एक बार बता दीजिए। ये वाला ये बता रहा है कि जो एंगुलर मोमेंटम है ना बेटा, उन स्टेशनरी ऑर्बिट्स का, ठीक है, द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड दैट पर्टिकुलर सर्कुलर ऑर्बिट जिसका मैग्नीट्यूड इस तरीके से वेरी कर रहा है। देखो इन्होंने अपने उसमें एक स्पेशल ऑर्बिट की बात करी ना, तो उन्होंने उस स्पेशल ऑर्बिट की कुछ कंडीशंस बताई। उन्होंने कहा कि अगर मैं बोल रहा हूं पूरे न्यूक्लियस के अराउंड एक ये ऑर्बिट है, ठीक है, एक ये ऑर्बिट है, लेट्स से सिर्फ मान लेते हैं 2 ही ऑर्बिट है जिनमें इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। तो उन्होंने कहा कि कोई आम ऑर्बिट नहीं है, अगर इलेक्ट्रॉन इनमें है तो कोई एनर्जी लूज नहीं करेगा, अगर इसमें है तो कोई एनर्जी लूज नहीं करेगा वो, चाहे वो कितना ही घूम ले। अदरवाइज हमको पता है चार्ज पार्टिकल घूमकर एक्सेलरेटेड चार्ज होकर क्या करता है, एनर्जी लूज करता है, लेकिन इन सिचुएशन में नहीं करेगा जब वो इस येलो वाली ऑर्बिट में होगा। फिर लोगों ने कहा कि अगर ये आपस में इधर उधर मतलब फिर एनर्जी लूज कब करेगा, तो उन्होंने कहा कि अगर ये कुछ एनर्जी लेकर यहाँ पहुंच जाए
तो उसने एक्सेप्ट कर ली है, और कुछ एनर्जी देकर ये यहाँ आ सकता है, बीच में कहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप समझ में आया? यस मैम। ओके, अब आपको ये भी समझ में आया कि ये जो स्पेशल ऑर्बिट्स हैं, इनका अपना एक रूल है, अपना एक इनका सेट है कि इनका जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज ऑलवेज nh/2π। यस यस। चलिए, अब क्वेश्चन, आपकी जो स्लाइड है उसका हेडिंग बोलता है लेट्स डील विद द मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। अब मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हम देखते हैं इस पूरे सिस्टम का। आप एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा, ज्यादा अच्छा होगा। ना मन करे तो इसके बाद ना आप इसका वो याद कर लीजिएगा जो मैं आपको लास्ट में रिजल्ट्स बताऊंगी, क्योंकि रिजल्ट्स पे बेस्ड कई क्वेश्चन आपके पीवाईक्यूज हैं जिनको हम कल सॉल्व करेंगे, क्योंकि आज मैम थोड़ा आए हुए हैं। हाँ, तो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, आपका न्यूक्लियस है। आपको पता है ना कि इलेक्ट्रॉन पर एक न्यूक्लियस की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा इस तरफ। यस। और इस पर जब ये घूमेगा तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई और फोर्स होती ही नहीं है। कोई भी फोर्स जो सेंटर की तरफ लगे वही सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाती है, राइट? Yes. राइट। तो इस सेंट्रीपिटल फोर्स के ऑपोजिट आपको बेटा एक फोर्स मिलती है जिसे आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो कुल मिला के इस कहानी में दो आपके पास चीजें हैं करने को, ठीक है? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल सी बात है भाई, अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में स्टेबल है तो ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगी, है ना? डायरेक्शन वाइज तो ऑपोजिट है, बट इनका जो इफेक्ट, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा। एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स को आप mv²/r से रिप्रेजेंट करते हो। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आपको रिप्रेजेंट करना इस तरीके से आता है। कोई दिक्कत है या किसी को? नो मैम। ओके, आपका जो न्यूक्लियस है बेटा उसका चार्ज होता है इतना, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है इतना। ये आ गया आपके पास r²। आप इसको सॉल्व कीजिए, यहां से आ जाएगा mv²/r इज इक्वल्स टू kZe²/r²। राइट? आप एक काम करो, यहां से क्या कर सकते हैं हम, हमें बेसिकली देखो, मैं अब आपको अपना मोटिव बताती हूँ कि मुझे यहाँ से क्या क्या चाहिए। मुझे आपके इस ट्रीटमेंट से एक तो r चाहिए, एक v चाहिए, ठीक है? आर वी आ गया, फिर मुझे ई चाहिए। आपके पास एक बार आर वी ई आ गया, फिर टी, न्यू, ओमेगा, ये सब चाहिए। तो मेरा मेन कंसर्न है कि आप एक बार आर निकालोगे? करो तो सॉल्व करो। आपके पास ये, हाँ जी बेटा। मैम 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 एक बार आप बताएंगी चार्ज 1 की जगह जीटा अच्छा, ई देखो चार्ज प्रोटॉन है, सॉरी न्यूक्लियस है ना ये, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो एटॉमिक नंबर टाइम्स ऑफ ई होगा ना भाई। अगर एक, हाँ, अगर हमारे पास जैसे सोडियम है, सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर है, तो उसका जो न्यूक्लियस होगा वो 11 प्रोटॉन 11 न्यूट्रॉन लेकर घूम रहा होगा ना। तो 11 प्रोटॉन का चार्ज आप 11 टाइम्स ऑफ ई तो रखोगे, और बाहर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, उसका चार्ज ई हो गया, इसलिए ये इस तरीके से लिखा गया। चलिए आप मुझे फटाफट से यहाँ से आर का वैल्यू निकाल के दिखाइए, कैसे आएगा? एक बार देख लेना कि क्या आपको ये वाली इक्वेशन भी लगेगी, एंगुलर मोमेंटम इज दिस थिंग, क्योंकि बोहर की पोस्टुलेट्स की बात हो रही है तो ये तो लगना चाहिए ना जो उनका पोस्टुलेट है। इन दो की हेल्प से निकाल के दिखाओ। अभी टाइम हो रहा है 21:15, 21:17 तक बता देना बेटा। मैम क्या बताना है? आर का वैल्यू और वी का वैल्यू। बेटा आप सबकी के 12th वाले ग्रुप्स में लिंक चला गया था ना? यस मैम।
सॉल्ट। बेटा आया क्या? ओके, काफी मैम सारे बच्चों बी का का आया। आया। बी आया, आर नहीं आया? आर और बी आ गया। यस मैम। वेरी नाइस। मतलब आर और बी दोनों आ गए। किसके आगे आर और बी दोनों? हाँ, मैम मेरा आया था आर और बी। वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो एक काम करते हैं, आपसे शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो मैंने बोला आपके पास ये दो इक्वेशन थी, आई होप आपने दोनों इक्वेशन यूज करी होंगी। तो ओके, आर मुझे बताओ, आर क्या आ रहा है? हम बताओ बोलो। मैम। मैम हाँ बताओ बताओ। मैम आर जो आ रहा है वो आ रहा है एन स्क्वायर अपॉन में जेड मल्टीप्लाई में एच स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर। एक मिनट, एन स्क्वायर अपॉन जेड, फिर आ रहा है अपॉन, ऊपर क्या आ रहा है? एच स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर। ऐसे। मैम एप्सिलॉन नोट तो नहीं आ रहा था। रुको 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 रुको, नहीं आ रहा था? रुक जाओ, तो फिर अभी गलत हुआ है, मैं एक बार सही करा देती हूँ। देखो आपके पास सिंपल सा एक काम मेरा करना तो है। कुछ और हाँ जी आ रहा बेटा, है। क्या आ मैम रहा है? एक बार दिखाना। ई हाँ, स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। देखो ओके, देखो एक बार मैं बताती हूँ कि क्या आना चाहिए। आप लोगों का जो आर है वो आना चाहिए एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई एम जी ई स्क्वायर, ये आना चाहिए, वेयर जेड इज एटॉमिक नंबर। मैम बस एप्सिलॉन ठीक नोट है, नहीं आया, बाकी सब आ गए। एप्सिलॉन देखो ये के से आएगा ना, कभी आपने के रख रखा हो? हाँ के रखा है मैम। तो के से आएगा ना, 4 पाई, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आप लोगों का देखो बेटा आर ये आना चाहिए। अगर किसी को समस्या है तो आप मुझसे बाद में पूछ लेना, वरना मैं आपको बता दूं। आप एक काम करो, मैम जो मेरा नहीं सेकंड आया। इक्वेशन है ना उसको, वेरी गुड अनु, देखो आप लोगों को एक काम करना है, सेकंड का जो स्क्वायर है ना उसको डिवाइड कर दीजिएगा फर्स्ट से, फर्स्ट इक्वेशन से, तो आपको आर मिल जाएगा। एक बार आपको आर मिल गया, मुझे ना इसमें आपको ये वाली एक्सप्रेशन याद नहीं करानी जो आपके सामने है, मुझे आपको याद कराना है कि आप आर को लिख पाओ। देखो एन, एन को छोड़ो, एच एप्सिलॉन नॉट पाई जी, पाई जी को भी छोड़ो, एम और ई, इन सब की आप वैल्यूज पुट कर दो। तो आपके पास जो यहाँ पे वैल्यू आती है वो आती है 0.529 इंटू 10⁻⁻10, सारे कॉन्स्टेंट्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद, इंटू एन स्क्वायर बाय जी। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय जी। कल को मैं बोल दूं कि आपके पास कोई हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है, तो अब मुझे इसमें बताओ कि एन की ये है, तो उसपे मतलब एन के मैंने डिफरेंट वैल्यूज बता दी, कि मुझे रेडियस का रेशियो बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कि वो एन के स्क्वायर के हिसाब से वेरी करेगा, राइट? बोलो। यस मैम। यस ठीक है, मैम। आप देखो इसी इक्वेशन को, ये जो आपके सामने लिखा है आर, इसी को आप ऐसे तो लिख सकते हो 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जी एंगस्ट्रोम। भाई 10⁻⁻⁻ एंगस्ट्रोम लिख दिया। बेटा अगर आप यहाँ पर यस मैम। एन का वैल्यू 1 और जी का वैल्यू 1 पुट करते हो तो आपको आर नॉट मिलता है 0.529 एंगस्ट्रोम। इसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? बोवर रेडियस। ठीक है, इसी को बोला जाता है बोवर रेडियस। आपने ये चीज केमिस्ट्री में पढ़ी है? यस मैम।
यस मैम। यस, तो आई होप आपको कनेक्ट भी हो रहा होगा, राइट? ठीक है, यस ये मैम। n हो जाएगा आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट, g आपका एटॉमिक नंबर है ही। अब मुझे एक काम करो, v का वैल्यू बता दो। एक हमारा काम हुआ, अब दूसरी बात पे चलते हैं। मैम बोलू? हाँ बोलो एक बार, क्या आ रहा है v का वैल्यू? Z स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट HN। बहुत बढ़िया, वेरी गुड अनु। ये आ रहा है ZE स्क्वायर अपॉन 2n H एप्सिलॉन नॉट। अगर किसी को समस्या है कि भाई ये कैसे आया, तो आप वापस से इस इक्वेशन पे, एक सेकेंड, आप वापस से इस इक्वेशन पे आ जाओ कि mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल्स टू nh बाय 2 पाई। मतलब ये है ना mv स्क्वायर बाय r, और एक ये वाली mvr इज इक्वल्स टू nh 2 पाई। इस वाली इक्वेशन में आके आप r का वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, आपको v मिल जाएगा यहाँ से। ये जो आपका r का वैल्यू आया ना, इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें। इसको मैं इक्वेशन थर्ड बोल देती हूँ, ठीक है, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन वन। अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई समस्या आए घर पे जाके, तो मुझसे पूछ लेना, हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड टू गेट द वैल्यू ऑफ p, ठीक है। अदरवाइज हम लोग ना कल सिर्फ p बाई 3 करेंगे। हाँ बेटा, मैम v वेलोसिटी है ना? हाँ जी, ठीक है। अब अगेन मुझे इस पूरी चीज में ये सब चीजें चाहिए ही नहीं आपसे, आप इसमें सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट कर दो, E H एप्सिलॉन नॉट 2 तो है ही। मुझे आपसे यहाँ पे जो चाहिए वो ये चाहिए कि v इज इक्वल्स टू 2.18 टाइम्स ऑफ 10 की पावर 6। एक बार को आप ये कांस्टेंट भी भूल जाओ, एक बार को आप ये कांस्टेंट भी भूल जाओ, बट ये जो डिपेंडेंसी है ना z और n पे, इसको नहीं भूलना है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, ओके। अब देखो, अगर आप यहां पर z की जगह 1 पुट करोगे, n की जगह 1 पुट करोगे, तो आपको v1 मिलेगा, और वो मिलेगा 2.18 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। बेटा अगर आप इस v1 को c से डिवाइड कर दो, c इज योर स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, c इज योर स्पीड ऑफ लाइट, तो आपको यहां से ना एक कांस्टेंट मिलता है, ठीक है। एक कांस्टेंट मिलता है जिसका वैल्यू 1/137 होता है। इस कांस्टेंट को आप अल्फा बोलते हो। बस आपको कुछ याद नहीं रखना, आपको सिर्फ ये याद रखना है, देयर इज अ कांस्टेंट अल्फा जिसका वैल्यू 1/137 है। और बेटा ये जो अल्फा है ना, इसको बोला जाता है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। हमें इसके अलावा इसके बारे में और कुछ भी नहीं जानना। अगर कल को गलती से हमें मिल जाए कि अगर z1 n1 है तो उस वेलोसिटी का c के साथ रेशियो क्या होता है, तो बस आप याद रखेंगे 1/137, इससे आगे नहीं आने वाला है। ये भी नहीं आने वाला ज्यादा, बट ठीक है, एक आध बार मैंने इसको आपके पेपर में देखा था, ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर में नहीं, यहाँ के पेपर में एक बार देखा था। तो कुल मिला के इसलिए मैंने आपको ये बता दिया फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, बट मेन चीज क्या है कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाय n। समझ में आता है? चल सकता है आगे? अब जब आपके पास v आ गया, r आ गया है, यस मैम। तो मेरा नेक्स्ट कंसर्न आपसे ये है, ओके, कि आप मुझे काइनेटिक एनर्जी बताइए। बताइए, वो आएगी आपके पास हाफ एम वी स्क्वायर करके, v आपके पास है ही, अब मुझे उससे देखकर बताइए। एक बार मैं यहाँ पर आपके लिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेंगे हाँ अब मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ। v है ZE स्क्वायर 2NH एप्सिलॉन नॉट, और r है आपका मैम n बोलूं? स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन, एक मिनट बेटा, पाई m ZE स्क्वायर। अभी एक मिनट रुक जाओ, बस एक बार थोड़ा सा टाइम दे दो, बच्चे सॉल्व कर लें, फिर मैं आपसे पूछ लूंगी, ठीक है ना। जल्दी बताइए, बस अब आपको v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है ना इसमें बेटा।
मैम बताऊं? हाँ, अनु बताएगी ना अभी। किसका आया और किसका आया? साक्षी का आया है और इल्मिस का आया है। गुंजन कुमार, गुंजन बताओ चलो। हमने तो बहुत सारे सवाल दे दिए, जवाब दे दिए मतलब। बताओ गुंजन। मैम पहले v का स्क्वायर हो जाएगा, फिर बच जाएगा पाई एम, नीचे बच जाएगा और z भी। नहीं, ऐसे मुझे एक्सप्रेशन बताओ ना कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हाट? m टाइम्स ऑफ, देखो, अरे यहीं से सिंपल बोल दो ना, z का स्क्वायर e की पावर 4/4 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, बस इसी Yes, का ma'am. स्क्वायर कर दो। ठीक है। अब यहां से अगेन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n का स्क्वायर। मैम ऑब्वियसली z ऊपर का जो स्क्वायर है। काइनेटिक एनर्जी वाला एक्सप्रेशन उसमें हाफ नहीं आएगा? तो कर दो दिए 2 से मल्टीप्लाई। अच्छा, 2 का स्क्वायर 4 आया है। हाँ हाँ बिल्कुल हाफ आएगा, क्यों नहीं आएगा। यहाँ पे इंटू 2 की जगह 8 लिख देते हैं। ठीक है, देखो 4 आता 2 का स्क्वायर करके और बाहर 2 और है इसलिए 8 आ गया। कुल मिला के हाँ हाँ आ गया ना बेटा। सो द मेन थिंग इज काइनेटिक एनर्जी। मैम 8 होगा ना? क्या बेटा? हाँ तो 8 आ गया ना बेटा, राइट। देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है और बाहर हाफ है ही, तो Yes, 4 इंटू 2 8 हो गया नीचे। सही बात है। अच्छा ठीक है, जब वापस आए तो बता देना। फिलहाल काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाय n का होल स्क्वायर, ये आपको याद रखना है और ज्यादा दिक्कत भी नहीं है क्योंकि भाई v का देखो क्या आ रहा था, v का z बाय n आ रहा था, काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर होती तो ऑब्वियसली डिपेंडेंस भी वैसे आ गई है ना। तो ऐसे कनेक्ट करके भी पढ़ लेना। अब काइनेटिक एनर्जी के बाद नेक्स्ट हमारा डिस्कशन रहेगा पोटेंशियल एनर्जी को लेकर। पोटेंशियल एनर्जी होती है U इज इक्वल्स टू k q1 बाय q2 बाय r। निकालो बेटा पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन जल्दी से। बताइए। अच्छा अभी सॉल्व कर रहे हो। मैम एक बार ऊपर वाली साइड दिखाना। यू वो आर और बी देखना होगा। हाँ। याद नहीं करना है। देखो आर होता है आपका एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जी ई स्क्वायर। ठीक है, और बी का वैल्यू होता है जी ई स्क्वायर अपॉन 2n h एप्सिलॉन नॉट। मैंने भी 2 बार इसलिए लिखा तो मुझे भी याद नहीं होता। ठीक है, तुम भी बार बार लिख के देखना, याद हो जाएगा। मैम हो गया, याद हो गया कि आंसर आ गया? आंसर ठीक आ है, गया। अभी रुको बस, फिर मैं तुमसे पूछती हूँ साक्षी, फिर इल्मस बताएगी। ठीक है, बताओ साक्षी। मैम चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है के जी ई स्क्वायर एक मिनट पाई एक मिनट, जी स्क्वायर। तुम ना के का वैल्यू पुट कर दो क्योंकि अपन एप्सिलॉन नॉट को कंसीडर कर रहे हैं ना कांस्टेंट में। ठीक है, इतने इल्मस आप बताओ। मैम आ रहा है हाँ, के जी के का पाई एम स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओके, एप्सिलॉन नॉट। आपने के का वैल्यू पुट कर दो बेटा। ठीक है, मैम किसी ने के का, ठीक है मैम, एप्सिलॉन 1 अपॉन हाँ में जी 4 हाँ पाई जी हाँ एप्सिलॉन जी। नॉट। गुंज, मैम अब बताओ, मैंने वैल्यू पुट कर दी। हाँ बताओ। मैम जी स्क्वायर ई की पावर 4 और एम अपॉन में एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट 4 एप्सिलॉन नॉट। ऐसा हाँ कुछ आ मैं रहा है मतलब ये, हाँ है ना। इसको लिखने का एक तरीका है, ये वजह है हमने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि आप काइनेटिक एनर्जी देखो, मैंने यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी लिखी है वो नेगेटिव ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिख दी है। ये सबको दिख रहा है?
देखो Yes, इसकी ma'am. डिपेंडेंसी भी यही है, तो डिपेंडेंसी तो चलो ठीक है समझ में आ गई, एनर्जी की एक ही होगी, पर आपको ये जो रिलेशन मिला है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता नहीं मुझे याद है कि नहीं आप लोगों को, बट यही रिलेशन आपको ग्रेविटेशन में भी देखने मिलता है। ये अर्थ के अबाउट अगर सैटेलाइट घूम रही है तो उस सैटेलाइट का जो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है वो भी आपको इसी फॉर्म में देखने मिलता है। और यहीं पर फिजिक्स की खूबसूरती भी देखने मिलती है कि हम हेवनली बॉडीज यानी कि बहुत मासिव बॉडीज का मोशन इलेक्ट्रॉन के मोशन से कंपेयर करके पढ़ लेते हैं। सो दिस इज फिजिक्स, यू नो, ब्रॉड वाइड ब्यूटीफुल डोमेन। चलिए इतनी तारीफ काफी है। अब आते हैं टोटल Ma'am. एनर्जी पे। हाँ जी बेटा। Ma'am. हाँ Ma'am. माइनस क्यों आया, राइट? Yes, ma'am. क्योंकि बेटा यहाँ पे Q2 नेगेटिव है ना, आपका इलेक्ट्रॉन है। आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव पुट करोगे, जब भी आप एनर्जी वगैरह निकालते हो तो नेगेटिव यूज करते हो, चार्ज विद साइन पुट करते हो, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं करते, बाकी हर जगह करोगे, राइट? इस वजह से। चलिए हमने विद साइन पुट करा, ये काम आ गया हमारा नेगेटिव। अब आप ध्यान से देखो तो काइनेटिक एनर्जी अगर K है तो पोटेंशियल एनर्जी -2K है, यानी कि टोटल एनर्जी नेगेटिव ऑफ K आ गई। हाँ जी मैम। Yes, ma'am. सो दिस इज Yes, इंपॉर्टेंट। ma'am. अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो एनर्जी है ये नेगेटिव आ रही है, इस नेगेटिव का अपना सिग्निफिकेंस है। नेगेटिव शो कर रहा है बाउंडेड स्टेट को। हमेशा ध्यान रखना, जैसे ये चीज आप पढ़ते भी हो, एक छोटा सा बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन में है, यू वांट टू नॉक आउट दिस इलेक्ट्रॉन, यू हैव टू गिव सम एनर्जी। क्यों? क्योंकि उस एनर्जी को पाके ही ये फ्री हो पाएगा। अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटाना है, या फिर एक मैं इसे सैटेलाइट समझूं, किसी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से मुझे किसी सैटेलाइट को रिलीज करना है, तो भैया वो एक अगर अट्रैक्शन फील कर रही है तो वो नेगेटिव एनर्जी में है, मुझे पॉजिटिव देकर उसे एबल करना है कि वो फ्रीली घूम सके, और फिर और एनर्जी देकर उसे मैं एस्केप करा दूं। समझ रहे हो? तो ये सिचुएशन होती है, इसलिए नेगेटिव एनर्जी का मतलब है कि बाउंडेड है। एक तरीके से इस इलेक्ट्रॉन का इतना कर्ज है न्यूक्लियस पे, चुकाएगा तो ही कुछ कर पाएगा। ऐसे समझ लो -100 रुपीज के डेप्ट में है, ठीक है कोई बंदा, अगर आपने उसे 100 रुपीज दे दी तो वो डेप्ट फ्री हो गया। क्या पर अभी वो ब्रेड खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता, उसको नहीं ब्रेड खरीद। खरीदने के लिए 20 रुपए और चाहिएंगे तकरीबन। तो ये हो गई एक्स्ट्रा एनर्जी जब वो जाके कुछ अपने लिए काम करे, लेकिन इससे फ्री है, ये बात आपको समझ में आ जाएगी इस वाले एग्जाम्पल से। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बाकी इसका किसी और चीज से कोई लेना देना है नहीं, सिर्फ एक फिजिकल सिचुएशन जो हम लोग आम जिंदगी में समझ सकते हैं। ठीक है, आई होप हम लोग इतने बड़े हैं। अब बात करते हैं आपसे हम इस इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि टोटल एनर्जी की जब आप वैल्यू पुट करोगे, यानी कि आप नेगेटिव ऑफ दिस इंटायर एक्सप्रेशन रखोगे, ये वाली जो है आपके पास, कोई बच्चे इस एक्सप्रेशन को लिख लिया और मुझे बता दे जरा, लिख लिया हो तो ठीक है, अब मुझे डिक्टेट कर देना नीचे। Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. हाँ, अब बताओ टोटल एनर्जी क्या होगी? माइनस ऑफ Minus of m n square e Z to the square power by 4 divided by 8 epsilon naught square h square n square. ओके, यही है ना? पाई नहीं है, पाई नहीं है मैम। Yes, ma'am. पाई नहीं है पाई ma'am. नहीं है? अच्छा ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, जब आप इनके सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट करोगे ना, तो बेटा टोटल एनर्जी आपकी आएगी -13.6 टाइम्स ऑफ जी स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखो आप अगेन जी और एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। -13.6 इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से आपका पूरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा निकल कर आने वाला है। ठीक है, ये सारी एनर्जी जो हमने ली है, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। आपको यहाँ पर ना यूनिट का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब चले हाइड्रोजन एटम पर। ये देखो, ये इसका एनर्जी लेवल डायग्राम है, मेरे पास जगह हो नहीं है। आप देखो यहाँ पर एक काम करो, Z की जगह 1 पुट कर दो, क्योंकि हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसका तो एटॉमिक नंबर 1 होता है। अब आप N की जगह 1 2 3 4 ये सब पुट करो, आपको डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल मिलते रहेंगे। और एक बात आप जरा ध्यान से देखना कि जब आप 1 पुट करोगे तो आपको ऑब्वियसली नीचे डिनोमिनेटर में 1 मिलने वाला है, यानी कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा।
आप 2 पुट करोगे तो कुछ अपॉन में 4 आ जाएगा। -2.4 हाँ, 1/4 मतलब बेसिकली 4 का फैक्टर नीचे आया। अगली बार यस मैम आपके पास 9 का 9 फैक्टर आएगा, फिर 16 का। लगातार स्क्वायर टाइम से ये जो एनर्जी लेवल से ये एक दूसरे के पास आते रहेंगे। मतलब कि अगर आपने ग्राउंड लेवल यहाँ पे बनाया है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपको -3.4 इतना ऊंचा तो बनाना पड़ेगा ही, है ना, क्योंकि गैप है। लेकिन आप दूसरा जो बना हुआ है ना वो पास बनाओगे। देखो ये वाला डिस्टेंस इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, फिर और पास बनाओगे, फिर और पास। इस तरीके से स्पेक्ट्रास डिजाइन होते हैं। लगातार उनके बीच में जो गैप है ना वो कम होता रहता है, कम होता रहता है, कम होता रहता है। मैम इसके और पीछे रीजन है कोई? ये रहा ना 1/n² का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 यानी कि 1 आया डिनोमिनेटर में, 2 पे 4 आया, 3 पे 9 आया, समझ रहे हो, 5 पे 1/25 हो जाएगा। तो लगातार वो स्क्वायर टाइम्स कम हो रहा है। दैट्स व्हाई यू गॉट दीस काइंड ऑफ लेवल्स या मिलता है आपको। तो आपकी जो -13.6 आया ना बेटा, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, राइट। और ग्राउंड के बाद बिल्कुल ऐसे जैसे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, वैसे यहां पर आ जाएगा आपके पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फिर आ जाएगा आपके पास सेकंड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन, राइट। तो आपको ना बस थोड़ी बहुत एनर्जीज याद होनी चाहिए। जैसे कि मुझे लगता है कि आपको ग्राउंड लेवल, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल तक की याद होनी चाहिए, मतलब सेकंड थर्ड लेवल तक। तो मैं लिखवा दूं आपको कहीं पे? यस ओके, यस मैम ठीक है। इसको यहाँ लिख देते हैं बाउंडेड स्टेट, और यहाँ पे मैं आपको एनर्जीज लिखवा देती हूँ। देखिए आपका जो एनर्जी 1 आएगा यानी कि ग्राउंड लेवल वाला, ठीक है, एनर्जी गैप का रिप्रेजेंटेशन होगा E0 मान लीजिए, ये हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का आएगा आपके पास -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड स्टेट का आएगा, मतलब थर्ड स्टेज का आएगा आपके पास माइनस थर्ड, एक मिनट रुको, इनका वैल्यू 3 पुट करेंगे आप। और हम एक मिनट भाई, एक मिनट, हम इनके नाम भले ही अलग बोल रहे हैं, बट दिस इज फर्स्ट, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। मैं आपको En इज इक्वल्स टू -13.6 Z² की कहानी बता रही हूँ, ठीक है। जब आप यहाँ पे 4 पुट करोगे तो ये आएगा 4 का 16, 16 3 -0.85, ठीक है। ये आप बस थोड़ा सा इनका लगभग याद रखना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आ जाता है इनके एनर्जी गैप के बारे में, ठीक है। तो बेकार में क्या ही पूरे फॉर्मूले में पुट करके रखोगे, इतना याद कर लोगे तो सही रहेगा। इज दैट ओके? यस मैम यस, चलिए। अब ये है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, उसके इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन लेवल्स। बड़ा प्यारा, बड़ा सुंदर लग रहा है, उतना ही आपको याद भी करना है। देखो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे दे रखा है n इज इक्वल टू 1, मतलब ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। देखो लगातार इनमें गैप कम होता जा रहा है ना, यहाँ पे कितना ज्यादा गैप है, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम, समझ रहे हो, ये काम होता जा रहा है। अब आप देखो, जब भी इलेक्ट्रॉन कहीं से भी, इसका एक लेवल हम इंफिनिटी मान लेते हैं, ठीक है, एक लेवल हम इंफिनिटी मान लेंगे कि एक आप मान लो इंफिनिटी, और एक लेवल आप फिक्स कर दो 1 वाला। N1 वो वाला स्टेज होगा बेटा जहां इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। जिस लेवल पे इलेक्ट्रॉन इज कमिंग दैट इज N1 लेवल, और N2 आप कुछ भी मान लो, 1 मतलब 2 3 4 5 6 7 टू इंफिनिटी। तो जब भी कभी आपके N1 का वैल्यू 1 होगा, जब भी आपके N1 का वैल्यू 1 होगा, हमेशा आपको लाइमन सीरीज ही मिलेगी, ठीक है। जब आपके N1 का वैल्यू 2 होगा तो आपको बामर सीरीज मिलेगी, 3 होगा तो पार्शियल सीरीज, 4 होगा तो ब्रैकेट, और इसके बाद आपको फिर हुन सीरीज वगैरह भी मिलती हैं, बट ठीक है वो 5 पे मिल जाएंगी, फिर हमफरी सीरीज मिल जाएगी, ऐसी बहुत सारी सीरीज होंगी। मेन जो क्वेश्चन आपके आते हैं ना, वो आपके इतने पोर्शन से ही आते हैं, मतलब 4 तक भी कम ही जाते हैं, इधर से ज्यादा आते हैं, ठीक है। बोलो
यस मैम। ओके, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, N1 कौन सा लेवल है बेटा, कौन सा नंबर होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन, वापस आ रहा है। हम्म, और N2 होगा जहां से आ जहाँ रहा है। से आ रहा है। वेरी नाइस। अभी हम इसके रूल वगैरह एक फॉर्मूला पढ़ेंगे रिडबर्ग वाला, तब आपको यूजफुल रहेगा ये चीज, नेक्स्ट क्लास में आएगा वो, ठीक है। मैम ये तो फिर एक वही क्वेश्चन है, करते हैं इसी बात। आ हाँ जा जी। वाला। फिर आपको हाँ, वैसा ही है। एक पीवाई क्यू आपके सामने 2007 का है, ठीक है। इसके बाद एक और होगा, वो आप होमवर्क में ले जाइएगा, इसको होमवर्क में रख लेते हैं। ये एक काम करो, ये वाला कर लो, ये वाला आप ज्यादा सही लगेगा अभी आपको, इसको करेंगे अभी, ठीक है। पहले ये वाला कर लो, क्वेश्चन 2 2018 का है। क्वेश्चन क्या है, अगर आपको देखने में थोड़ा मतलब ब्लर लग रहा हो, मुझे तो सही दिख रहा है। द रेशियो ऑफ kinetic energy to the total energy of an electron in a Bohr orbit of the hydrogen atom is, अभी तो कोई नहीं आंसर बताएगा। 2142 हो रहा है, 2144 तक आराम से सोचो, बताओ, अभी अभी बताया है। मैम खोल दो क्या इसको? मैम पोलियो की लॉन्च कर दो। अरे पोल छोड़ेंगे, ऐसे बता दो, ठीक है, अभी रुक जाओ, बस अभी मत बताना, थोड़ा एक बार और हाथ उठ जाए, मजा आए। बता दीजिए, सारे एक साथ बता दो, मजा आ जाएगा, शोर मचा दो। मैम बी। डी मैम ऑप्शन बी। -1 मैम बी। हाँ बी। हाँ हाँ, ओके, इट्स ऑप्शन डी। भाई सिंपल सी बात है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है, और माइनस मैम बी है। अभी देखेंगे, देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अभी तो तुम लोगों ने जो बोला मैंने वो मार्क कर दिया, जो मुझे सुनाई दिया। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी। अब जो मेरे पास रिलेशन है, वो रिलेशन ये है कि टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ, टू टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। राइट, ये हमारे पास है। यस मैम। ओके ओके, हमें काइनेटिक एनर्जी बाय टोटल एनर्जी चाहिए, तो k बाय माइनस के, राइट, 1:-1 कहां पर है आपका, यस बी मैम। में मैम सही ऑप्शन पे। बी। इतना शोर बचा के ये आंसर किया तुमने, ठीक है, हाँ सही करा। सही आंसर। मैम हमने बी बोला था। ओके। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, 2012 वाला। इसके लिए मैं पोल लॉन्च करूंगी, आराम से पोल पर आंसर करना, ऐसे आप लोग अच्छा मैम हो नहीं गया कर, मतलब अच्छा क्वेश्चन। कर रहे हैं। अरे रुक जाओ भाई, एटलीस्ट एक बार सारे बच्चे कर लें, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, ठीक है। आई एम लॉन्चिंग द पोल। आया क्या, पोल आ गया ना, हाँ जी मैम। हाँ ठीक है।
अभी 1 मिनट और है, आप लोग आंसर कर सकते हैं क्योंकि अभी सिर्फ 7 वोट्स हैं। एटलीस्ट 18 वोट्स करो भाई, टाइम पूरा हो गया, एक भी वोट नहीं बढ़ा रहे हो। चलिए डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। हाँ, बस एक ऑप्शन किसी ने पसंद नहीं किया। आई डोंट नो व्हाई। देखो आपका आंसर रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे। मैं अपने पोल लॉन्च किया था। कुंजन सो गए थे क्या बीच में? तो ऑप्शन बी इक्वल्स 0 वोट्स। चलो अब देखते हैं। यहाँ बोला है मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑन हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम। चलिए यहीं से हमारी इंपॉर्टेंट बातें शुरू होती हैं। क्वेश्चन बोल रहा है जंप्स फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड टू द ग्राउंड। जिस बच्चे ने याद नहीं करी है वैल्यूज वो जाएगा फॉर्मूला के साथ, और जिसने याद कर रखी है वो कहेगा कि अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब E2 रखोगे, n की वैल्यू 2 रखोगे, और ये आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर ग्राउंड स्टेट बोल रहा है तो एनर्जी आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, बच्चा सिंपल ऐसे बोलेगा। फिर वो बोलेगा कि अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो मतलब एनर्जी गैप की बात हो रही होगी, राइट? यस मैम। यानी कि E2 इस एनर्जी का वो E1 बात कर, हाँ, -3.4 माइनस ऑफ -13.6 विच वुड गिव मी 10.2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक चीज ये डन हुई। फिर क्वेश्चन ने मुझे क्या बोला है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, देखो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो 3.57 वोल्ट है। बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के बीच एक रिलेशन हम सबको पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू E टाइम्स ऑफ V नॉट, राइट? तो यहां से हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालूं तो 3.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप कहोगे E क्यों नहीं रखा भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल दिया। E रखती तो 1.6 Yes, into ma'am. 10⁻⁹ हो जाता है ना। अब हमारे पास फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है काइनेटिक आइंस्टाइन साहब की, कि जो एनर्जी आप इंसिडेंट कर रहे हो, राइट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट यू आर इंसिडेंटिंग इज इक्वल्स टू phi which is your work function plus kinetic energy maximum, राइट? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बेटा वो मैक्सिमम वाला ही होता है जिसमें आप सबसे ज्यादा तेज आने वाले इलेक्ट्रॉन को भी रोक देते हो। आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, दिस इज नथिंग बट h न्यू, है ना? मैंने आपको बताया था कि E2 - E1 ही h न्यू होता है। इसी एनर्जी गैप का या तो फोटोन रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा। तो यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर दो, बिल्कुल आपको यहाँ मिल जाएगा फाई का वैल्यू। फाई इज योर वर्क फंक्शन, राइट? तो यहाँ से जरा सॉल्व करना क्या रहा है, फाई का वैल्यू 10 बताओ क्या है? 6.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। मुझे चाहिए क्या क्वेश्चन में? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए बेटा, बस फ्रीक्वेंसी इधर से आ जाएगी। क्या आ जाएगी? आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ जाएगा न्यू नॉट इज इक्वल्स टू पाई बाय h। पाई दे रखा है 6.63, है ना? 1.6 into 10 की पावर -19 पुट कर दो, और नीचे 6.6 into 10 की पावर -34 पुट कर दो। तो ये कैंसिल हो गया, और ये ऊपर जाएगा तो कितना? 1.6 into 10 की पावर 15। आप लोगों पे भरोसा करके मैंने बस ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है? मैंने इस मैम 10 की पावर 5, हाँ 1.6 के साथ तो यही है। वेरी गुड, मैं तो 1.6 पे ये मार्क कर दी थी ना, आगे नहीं जाना था। खैर, ये आपका PYQ था 2012 में आया, वो काफी पुराना है, बट ठीक है, PYQ है तो इज्जत देनी चाहिए। बस मुझे आपको जो समराइज कराना है वो ये कराना है कि रेडियस किस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, E किस पे डिपेंड करता है, बता दो। रेडियस मैम रेडियस n² बाय z पे डिपेंड करती है, और वेलोसिटी z² बाय n² पे करती है, और V by n, हाँ z बाय n, तो एनर्जी यहाँ पे स्क्वायर आता है। अच्छा, आपके पास ये आ गया तो मुझे बताना फ्रीक्वेंसी, ओमेगा और टाइम पीरियड कैसे डिपेंड करेगा? मैम एनर्जी तो h न्यू होता है, तो फ्रीक्वेंसी भी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा। वेरी गुड, तो h न्यू होता है, तो आपके कहने का मतलब है कि क्या आना चाहिए, मतलब ये आना चाहिए z by n स्क्वायर में, राइट? z बाय n का स्क्वायर में। यहीं पे गलत है आप लोग, ये आपका होमवर्क है। मुझे कल ये डिपेंडेंसी ला के देना कि क्या आएंगी, ठीक है? एक क्वेश्चन ऊपर आपका होमवर्क था, समरी रिमेंबर रखना, मतलब रिमेंबर करके कर लेना, अपने दिमाग में जरा बिठा लेना इन फॉर्मूलाज को। ये फॉर्मूलाज और इनकी डिपेंडेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, यहाँ पे आपको नोट्स वगैरह तो तो मिल ही जाते मैम हैं, मिल जाएंगे। और जो होमवर्क है वो मैं आपको ग्रुप में सेंड करूंगी, और अगर नहीं आता है, ठीक है, तो आपको होमवर्क सिर्फ सिंपल यही है कि आप अपना ये जो प्री वर्क मैंने आपको दिया है ना अभी करने का, ये जितने भी होमवर्क दिया है इस क्वेश्चन में और जो ये कॉन्सेप्ट लर्न करने दिया है, मुझे इसकी फोटो चाहिए रहेगी, ठीक है। तीसरी चीज, अपन एटम के पीवाईक्यूज करेंगे कल, तो मेक श्योर कीजिएगा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के अलावा भी तो चीजें हैं ना इसमें, तो वो चीजें आप कर आए। कल मुझे आपको एक फॉर्मूला बताना है दैट 1/λ इज इक्वल्स टू r/z², है कि आपको याद हो ये वाली चीज, रिडबर्ग ठीक है। वाला फॉर्मूला। हाँ मैम। हाँ, तो इसका मुझे एक सिंपल आपको क्वेश्चंस के थ्रू एक इजी फॉर्मूला एक इजी वे बताना है टू डील इट, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मतलब मैं भूल रहा हूँ तो मुझे याद दिला देना साक्षी क्लास से, तकरीबन कल आपकी क्लास कितने बजे है, मुझे 20 मिनट पहले याद दिला देना क्लास के कि मैम आपने ऐसा 7 कुछ बजे बोला है था, मैम आपके। साढ़े ठीक है। 8 बजे। हाँ 8:30 बजे। सो थैंक यू, आप इतनी लेट तक आए मेरे पास, कहीं रुके रहे, बहुत ज्यादा मैटर करती हैं चीजें, ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, सो जाओ। थैंक यू सो मच मैम मैम। कल हिंदी का पेपर है, कुछ गुड नहीं नाइट। पढ़ा है। गुड नाइट। ला तो मैं हिंदी पढ़ाती हूँ, मैं इधर आओ, हाँ मैम यहाँ ऐसी पे हिंदी लगा। पढ़ाऊंगी, ऐसी हिंदी पढ़ाऊंगी तुमने सोची नहीं होगी।